हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो सबसे पहले फटाफट आप जो है किसी भी प्रकार के जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चलाते हैं तो सबसे पहले जो है इस वीडियो को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी फटाफट जो है आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए, आज जो है इसमें जो है हम प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, ज्ञान बिंदु की जीएस एकेडमी की तरफ से जो है ये प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि ये चैप्टर जो है हम लोग अभी समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ से भी जो है प्रश्न देखने को मिलने वाला है, यानी कि 1 से 2 नंबर जो है अभी जो है आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो कहीं पर भी जो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि अभी आप सबको पता चल रहा होगा कि बिहार पुलिस के लिए भी स्पेशल है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो चलिए, तो प्रश्न जो कि पहला प्रश्न है हमारा, देखो सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो है कहीं पर भी जो है नाम का भी जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कि पहला चैप्टर जो भी है आज हम समाप्त कर देंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है। भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का जो है मिश्रण नहीं है। देखो, ये कांगो बेसिन के पिग्मी क्या हो जाएगा, कांगो बेसिन के पिग्मी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, कांगो बेसिन के पिग्मी। चलिए चलिए, अगला प्रश्न जो कि हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहास को जाता है। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है ये किस जर्मन इतिहास को जाता है। देखो, ये क्रिस्टोफ सेल्सियस क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफ सेलियर्स क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टोफ सेलियर्स क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफ सेलियर्स। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, क्रिस्टोफ सेलियर्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत हैं, निम्नलिखित में से कौन स्रोत जो है नहीं है। भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः जो है कि मतलब जो है 4 स्रोत है, और निम्नलिखित में से कौन स्रोत जो है ये नहीं है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत क्या हो जाएगा, समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ जैसे कि वेद के संकलनकर्ता जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए, कृष्ण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को क्या हो जाएगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चारों वेदों जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है। सभी को जो है संयुक्त रूप में जो है क्या कहा जाता है। देखो, इसको सभी को जो है संहिता कहा जाता है, इन सभी को जो है संहिता कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है इनकी 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। क्या हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, कि 10 मंडल हैं और 1088 सूक्त है और 10,462 जो कि ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था। निम्नलिखित में वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है क्या कहा जाता था, ऋषि को क्या कहा जाता था। देखो, उसको जो है होत्र कहा जाता था, उसको जो है होत्र कहा जाता था। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित जो है कथनों पर जो है आपको क्या करना है, तो ये जो है विचार करना है, कीजिए। देखो,
यहाँ पर समझने की बात है कि इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद है कि इसका नवमा मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला मतलब जो है कि मतलब इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है कि इसका तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या है, तो अगला स्टेप है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्गों को यानी कि आदि पुरुष यानी कि वर्णा से उत्पन्न बताया गया है। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो कहने का मतलब जो है कि हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है ये किससे है? निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है ये किससे है? देखो ये गाय से है। किससे है? तो यह जो है गाय से है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, गाय से है। चलिए अगला प्रश्न है कि विंसेंट अर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन यानी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित हुई है यानी कि जो है कब प्रकाशित हुआ है? देखो यह जो है 1904 ईस्वी में कब हुआ है? यह जो है 1904 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विंसेंट अर्थर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर जो है विचार करना है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसमें दिया है कि इस पुस्तक की 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण जो है वर्णित है। ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इस पुस्तक में भारत को यानी कि स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला स्टेप है कि इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व यानी कि राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। ये भी बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला जो कि स्टेप है कि इस पुस्तक के यानी कि मैग्नम यानी कि पब्लिशिंग हाउस ने छापा है। ठीक है, और उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? देखो ये बिल्कुल असत्य है। ये जो है बिल्कुल असत्य है। चौथा स्टेप जो है ये बिल्कुल असत्य है। कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 जो है सत्य है और 4 जो है क्या है? असत्य है। ठीक है, ऐसे देखो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्ण किस प्राचीनतम वेद से जो है प्राप्त होता है? किस प्राचीनतम वेद से जो है ये प्राप्त होता है? देखो यह जो है ना ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यह जो है ऋग्वेद से जो है ये प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि के लिए जो है समर्पित है? इंद्र एवं अग्नि के लिए जो है ये समर्पित है। देखो इंद्र को 250 और अग्नि 200 मतलब जो ये समर्पित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इंद्र के लिए जो है ये 250 ऋचाएं हैं, जबकि अग्नि के लिए ये 200 ऋचाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है? जानकारी जो है ये प्राप्त होती है। देखो ये यजुर्वेद में होता है। कहाँ पर होता है? यह जो है यजुर्वेद में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि समावेश से संबंधित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। देखो यहाँ पर भी जो है आपको समझने की बात है। इसमें बताया जा रहा है कि पहला स्टेप है कि इसमें 1810 जो कि सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। बिल्कुल सत्य हैं।
अगला स्टेप है कि इसके पाठकर्ता को यानी कि उद्रात्रित कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इस वेद में मुख्यतः 4 यज्ञों के समय गिनती गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सत्य आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी जो क्या है सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋषि अर्थव्या द्वारा रचित अर्थवेदों में कुल कितने पद जो है एवं मंत्र हैं, कुल कितने पद एवं मंत्र हैं। देखो ये 731 मंत्र है और 6000 जो कि पद हैं, ठीक है। 731 मंत्र है और 6000 पद हैं। चलिए अगला स्टेप है यानी कि प्रश्न है निम्नलिखित में किस वेद से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी जो है ये प्राप्त होती है, अंधविश्वास की जानकारी जो है ये प्राप्त होती है। देखो ये अर्थव वेद से होता है, किससे होता है, यह जो है अर्थव वेद से होता है। चलिए अगला स्टेप प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूक्त क्या है, पृथ्वी सूक्त अर्थव वेद का प्रतिनिधि यानी कि सूक्त माना जाता है कि इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। देखो इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है यानी कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति और प्रायश्चित, ये भी बिल्कुल सत्य है। रोग निवारण, राज्य, भक्ति विवाह और प्रणय गीता, ये भी सत्य है। औषधि, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को जो है किन 2 शाखाओं में जो है बांटा गया है। यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है। देखो ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद यानी कि इसमें जो है इसको बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद यानी कि नवीन वेद जो है ये कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद यानी कि नवीन वेद जो है ये कौन सी है। देखो नवीन वेद यानी कि ये ऋग्वेद और अथर्ववेद, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद एवं अथर्ववेद। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही क्रम का जो है चयन करना है। निम्नलिखित में सही क्रम को जो है आपको चयन करना है। देखो ये संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर जो है मिलान करने की बात हो रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो ए का जो है किसके साथ चला जाएगा, तो ए का जो है ये 3 के साथ चला जाएगा, यानी कि ऋग्वेद जो है ये ऐतरेय और कौशिकी, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद के साथ जो है ये ऐतरेय और कौशिकी, यानी कि इसका हो जाएगा। और यानी कि बी की हम बात कर ले तो बी जो है ये हमारा यानी कि यजुर्वेद जो है ये तैत्तिरीय और शतपथ के साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये सी की हम बात करें तो सी जो है ये हमारा यानी कि ये सामवेद, ये जो है पंचविश के साथ चला जाएगा। और ये अथर्ववेद जो है ये गोपथ के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। देखो ये ऐतरेय, क्या हो जाएगा, ये जो है ऐतरेय हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधहार यानी कि केकय, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नामों का उल्लेख जो है मिलता है।
किस ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, केकय, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नामों का जो है ये उल्लेख जो है मिलता है, यानी कि किस में मिलता है? देखो ये सतपथ कहाँ पर मिलता है, तो यह जो है सतपथ में मिलता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपथ। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान जो है किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है? वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान जो है यह किस ब्राह्मण ग्रंथ को जो है प्राप्त है? देखो यह जो है सतपथ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? यह जो है सतपथ को जो है ये प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपनिषदों से संबंधित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। चलिए यहाँ पर जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जो है ना समझना पड़ेगा कि जैसे स्टेप नंबर 1 में दिया हुआ है कि उपनिषदों की संख्या जो कि 108 है, बिल्कुल सत्य है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें यज्ञ से जुड़े यानी कि दार्शनिक विचार यानी कि ब्राह्मण और आत्मा ब्राह्मण इत्यादि का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद जो है ये जवालो यानी कि उपनिषद में चारों आश्रमों की उल्लेख जो कि प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि उपनिषदों को वर्तमान भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत है, ये माना गया है। देखो ये बिल्कुल असत्य है। क्या है? यह जो है बिल्कुल असत्य है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है कि 1, 2 और 3 ये जो है सत्य है और 4 क्या है? ये असत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन जो है वेदांग नहीं है? देखो ये संहिता मैत्रेयी नहीं, क्या हो जाएगा? संहिता मैत्रेयी नहीं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्यों को यानी कि अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का पर्यायन यानी कि किया गया। इनसे संबंधित कथनों पर जो है विचार करना है, यानी कि कौन जो है सत्य है और कौन असत्य है, ये बताना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि सूत्रों में धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद है कि सूत्र के लेखकों में वशिष्ठ यानी कि स्तंभ, गौतम, बोधयान इत्यादि का नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि स्त्रोत, ग्रह, धर्मसूत्रों और अध्ययन से यज्ञ और विधि विधानों, कर्मकांडों इत्यादि की जानकारी जो है ये प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि सूत्र साहित्य वर्तमान में भारतीय समाज की रूपरेखा तैयार किया है। देखो ये बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर भी जो है ये हमारा 1 और 2 और 3 ये क्या है? सत्य है और 4 जो है ये हमारा असत्य है। चलिए अगला प्रश्न फिर जो है वही प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है वही प्रश्न कि पुराणों से संबंधित कथनों पर जो है विचार करना है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 है कि पुराणों की संख्या जो है ये 18 है तथा इसके रचयिता लोम हर्ष तथा उनके पुत्र दर्ग सुराकु माना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि पुराणों मत्स्य विष्णु वायु ब्राह्मण भागवत पुराणों से राजवंशों की वंश जो है ये प्रणाली प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि सबसे प्राचीन यानी कि प्रामाणिक मत्स्य पुराण को माना गया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद क्या है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद क्या है 5वां नंबर में है कि अग्नि पुराण से राजतंत्र तथा कृषि संबंधित विवरण प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। यानी कि सभी का सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में हीनयान क्या है? निम्नलिखित में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है ये कौन सा है, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र यानी कि कथानकों के साथ जो कि वर्णित है, कथानकों के साथ जो है वर्णित है। देखो ये कथा वस्तु क्या हो जाएगा? यह जो है कथा वस्तु हो जाएगा, कथा वस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे जैन धर्म का पारंपरिक इतिहास जो है ये प्राप्त होता है? निम्नलिखित में किससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है ये प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है
देखो ये कल्प सूत्र से होता है। किससे होता है? यह जो है कल्प सूत्र से होता है। चलिए अगला स्टेप जो कि विचार करने के लिए फिर से आ रहा है 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। तो पहला स्टेप है कि अर्थशास्त्र के अनुवादक साम शास्त्री हैं, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इस पुस्तक के लेखक यानी कि चाणक्य विष्णुगुप्त है, ये भी सत्य है। उसके बाद है तीसरा स्टेप कि यह पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इस पुस्तक में यानी कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। यानी कि सभी का सभी जो है इसमें सत्य है। ठीक है, सभी का सभी क्या है, इसमें सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कलहन क्या है? निम्नलिखित में कलहन द्वारा रचित यानी कि राजतरंगिनी में किस क्षेत्र विशेष के शासकों का इतिहास जो है ये वर्णित है? इतिहास जो है ये वर्णित है। देखो ये कश्मीर का किसका हो जाएगा? ये कश्मीर का इतिहास जो है ये वर्णित है। कश्मीर का इतिहास जो है ये वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरबों के सिंह विजय का वृत्तांत यानी कि चाचनामा का लेखक जो है ये कौन है? चाचनामा का लेखक जो है ये कौन है? देखो चाचनामा का लेखक जो है ये अली अहमद, क्या हो जाएगा? अली अहमद। चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कृत के विद्वान जैसे पाणिनि की पुस्तक यानी कि अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास की जानकारी जो है ये प्राप्त होती है। देखो ये मौर्य से पूर्व तथा मौर्य काल से प्राप्त होती है। मौर्यों से पूर्व तथा मौर्य काल से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि कात्यायन क्या है? कात्यायन यानी कि कृत गार्गी संहिता में किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है? किस विषय वस्तु की जानकारी जो है ये प्राप्त होती है? देखो यह ज्योतिष क्या हो जाएगा? ज्योतिष तथा यमन आक्रमण की जानकारी जो है ये प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ही जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हेरोडोटस ये जो है हिस्टोरिका ये बिल्कुल इनकी सामने चला जाएगा। उसके बाद क्या है कि टॉलमी क्या है? टॉलमी जो है ये भारत का भूगोल क्या हो जाएगा? भारत का भूगोल। ठीक है, और उसके बाद क्या है? तो ये टॉलमी जो है ये भारत के भूगोल के साथ चला जाएगा। और ये जो है प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्ट्री के साथ चला जाएगा। और मेगास्थनीज जो है ये इंडिका के साथ चला जाएगा। ठीक है, देखो इस सभी को याद रखना है। यदि हम यहाँ पर ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मिस्र क्या है? निम्नलिखित में मिस्र नरेश क्या है? मिस्र नरेश यानी कि टॉलमी फिलेडेल्फस का जो है राजदूत था जो कि अशोक के दरबार में आया था। जो कि अशोक के दरबार में आया था यानी कि अशोक के दरबार में जो है ये कौन आया था? देखो ये डायोनीसियस क्या हो जाएगा? डायोनीसियस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायोनीसियस। चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान क्या है? चीनी यात्री फाहियान से संबंधित कथनों में कौन सा कथन जो कि ये आ सकते हैं ये बताना है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है कि यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के संबंध में विवरण किया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इसने भूमध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं सुखी बताया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं चौथा स्टेप जो क्या है कि इसने
इसने चीनी सभ्यता एवं संस्कृति को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से सर्वोच्च बताया है। ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये जो आपका आंसर हो जाएगा असत्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यात्री ने 518 में भारत जो कि आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां जो है ये एकत्रित किया था। देखो ये संयुगन क्या हो जाएगा? संयुगन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुगन। चलिए अगला प्रश्न है कि हैंसोंग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन जो है ये असत्य है? ये जो है असत्य है। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हैंसोंग यानी कि 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला और 1 वर्ष के बाद भारतीय राज यानी कि कपिस पहुंचा। ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया और 15 वर्षों तक भारत में रुका और 645 ईस्वी में वापस चीन चला गया। ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सी यूकी इनकी नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसमें 138 देशों की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इसने हर्ष को समकालीन राजाओं में सबसे क्रूर एवं शैसनकारी सिद्ध किया है। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो बिल्कुल असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है ये कौन थे? कुलपति कौन थे? देखो ये कुलपति जो है ये शीलभद्र क्या हो जाएगा? ये जो है शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। चलिए अगला प्रश्न बताया गया है कि अल बरूनी नामक लेखक जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इससे संबंधित असत्य कथन जो है कौन सा है? इससे संबंधित जो है कथन सत्य जो है ये क्या है ये बताना है। तो इसमें बताया गया है कि अल बरूनी यानी कि ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान और का रहने वाला था। तो ये बिल्कुल सत्य है कि वो सही बात है। और उसके बाद है कि इसकी कृति जो है किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है यह पुस्तक जो है धर्म, राजनीति, समाज, मापतंत्र इत्यादि सहित 80 अध्यायों में विभाजित है। ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद जो डी में जो बताया गया है वो देखते हैं क्या है कि इसने अपने लेखों में भारतीय सामाजिक परंपरा को यानी कि निकृष्ट कोटि का घोषित किया है। ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसका आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। चलिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है तो इसके द्वारा अरबी भाषा में रहेला क्या है कि इसके द्वारा अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा है जो यात्रा वृत्तांत है। ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि रेहला में 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन है। ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद क्या बताया गया है कि दिल्ली आगमन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का यानी कि काजी नियुक्त किया था। ये भी बिल्कुल क्या है सत्य है। उसके बाद क्या बताया गया है, चौथा नंबर में बताया गया है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मंत्री परिषद में स्थान दिया था। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सत्य है और 4 जो है ये असत्य है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ जो है जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, किस तिब्बती लेखक ने इसको लिखा है? किस तिब्बती लेखक ने जो है इसको लिखा है? देखो इसको जो है तारानाथ ने लिखा है। किसने लिखा है? इसको जो है तारानाथ ने जो है लिखा है। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन यात्री जो है आया जिसकी लेखनी से यानी कि पांड्य इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। इतिहास का विवरण जो है ये प्राप्त होता है। देखो ये मार्को पोलो, क्या हो जाएगा, मार्को पोलो, क्या हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो इसमें सही प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख कौन सा अभिलेख जो है जिससे वैदिक देवता यानी कि मित्र, वरुण, इंद्र तथा नास्तय की जानकारी प्राप्त होती है, जो है जानकारी जो है प्राप्त होती है। देखो ये बेगाज कोई, क्या हो जाएगा, बेगाज कोई। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगाज कोई। चलिए उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जो है ये जिक्र प्राप्त होता है, भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। देखो ये हाथी गुफा अभिलेख से किससे होता है, यह जो है हाथी गुफा अभिलेख से जो है ये जिक्र प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी जो है यह किस अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। देखो यह जो भीतरी स्तंभ लेख से जो है ये प्राप्त होती है, यह जो है भीतरी स्तंभ लेख से जो है प्राप्त होती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो इसमें जो बताया गया है कि भीतरी अभिलेख जो है ये जो है हूण आक्रमण के साथ चला जाएगा। भीतरी अभिलेख जो है यह हूण आक्रमण के साथ चला जाएगा। और उसके बाद जो है ये एरण अभिलेख जो है ये सती प्रथा के साथ चला जाएगा। एरण अभिलेख जो है यह सती प्रथा के साथ चला जाएगा। उसके बाद जो है अगला जो है ये मंदसौर अभिलेख जो है ये रेशम बुनकरों की श्रेणी इसके साथ चला जाएगा। और सहगोड़ा अभिलेख जो है ये दूब वृक्ष की जानकारी इसके साथ चला जाएगा। यानी कि ये मतलब जो है इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है लेख लिखने का कार्य जो है किन शासकों ने जो है ये प्रारंभ किया था। देखो ये यवन शासक ने किया था। किसने किया था, यह जो है यवन शासक ने जो है ये प्रारंभ किया था। सबसे पहले जो है सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यह यवन शासक ने जो है ये प्रारंभ किया था। चलिए उसके बाद जो है फिर आपको मिलान करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है यानी कि हम बात कर लें तो कलिंग राज खारवेल या जो है हाथी गुफा के साथ चला जाएगा। देखो गौतम बल श्री जो है ये नाभिक अभिलेख साथ जो है चला जाएगा। नासिक अभिलेख के साथ जो है ये गौतम बल श्री जो है ये चला जाएगा। उसके बाद रुद्र दामन जो है ये जूनागढ़, क्या हो जाएगा, ये जूनागढ़ के साथ जो है ये चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये समुद्रगुप्त जो है ये जो है यानी कि प्रयाग स्तंभ के लेख के साथ जो है चला जाएगा, यानी कि सामने सामने ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 2 3 1 4। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको जो है ना ईपिग्राफी कहा जाता है, ईपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को जो है ईपिग्राफी कहा जाता है, ईपिग्राफी। चलिए उसके बाद जो है आपको फिर से जो है मिलान करना है। देखो ये जो है ए होल जो है किसके साथ चला जाएगा, तो ए होल जो है यानी कि ये पुलकेशिन द्वितीय के साथ चला जाएगा। किसके साथ जाएगा, ये पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और ये मंदसौर जो है ये मालवा
मालवा नरेश यशोवर्मन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये भीतरी एवं जूनागढ़ जो है ये स्कंद गुप्त के साथ जाएगा, और देवपाड़ा ये जो बंगाल शासक विजय सेन के साथ जो है चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यानी कि ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। निम्नलिखित में ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो है यह किस शासक से है, किस शासक से जो है किस शासक से है। देखो ये प्रतिहार नरेश भोज, क्या हो जाएगा, प्रतिहार नरेश भोज। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिहार नरेश भोज। चलिए उसके बाद जो है आपको फिर से जो है मिलान करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न जो है आपको फिर से जो है ये मिलान करना है। तो इसमें जो है यानी कि स्वर्ण भूमि, क्या है, स्वर्ण भूमि जो है ये म्यांमार, ये बिल्कुल सत्य है कि सामने सामने हो जाएगा। स्वर्ण भूमि जो है ये म्यांमार के साथ चला जाएगा। और कम्बोज जो है ये कंबोडिया, क्या हो जाएगा, कम्बोज जो है ये कंबोडिया के साथ चला जाएगा। और उसके बाद सी यानी कि स्वर्ण द्वितीय जो है, स्वर्ण द्वितीय जो है ये जो है मलय, क्या हो जाएगा, ये मलय के साथ चला जाएगा। और यव द्वीप जो है ये जावा के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका भी मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस कालखंड का लिखित विवरण उद्धत नहीं है उसे कहा जाता है। जिस कालखंड का लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है क्या कहा जाता है। देखो उसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है, उसे जो है प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायन मंदिर जो कि निर्माण शैली है अब मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा हो और पंचायतन कहलाता है। निम्न में कौन पंचायत मंदिर शैली मंदिर नहीं है, ये बताना है। मंदिर नहीं है, मंदिर जो है ये नहीं है। देखो काकदेव मंदिर जो कि पलामू में स्थित है, काकदेव मंदिर जो है ये पलामू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार जो है किस कालखंड में हुआ है। पहिया का आविष्कार जो है किस कालखंड में जो है ये हुआ है। देखो आग का और क्या कहते हैं उसके बाद जो है ये पहिया का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में हुआ है। कब हुआ है, यह जो है नवपाषाण काल में हुआ है, नवपाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उद्धत हुई, तब उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। सबसे पहले जो है किस पशु को जो है पालतू बनाया था, किस पशु को जो है पालतू बनाया था। देखो सबसे पहले जो है ये कुत्ता को जो है उसने पालतू बनाया था, सबसे पहले जो है कुत्ता को जो है पालतू बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, लेकिन उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार जो कि कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ था। कुल्हाड़ी जो है यह जो है किस स्थान से जो है प्राप्त हुआ था। देखो यह जो है अतिराम पक्कम, क्या हो जाएगा, अतिराम पक्कम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य जो है ये कहाँ प्राप्त किए गए हैं। सर्वप्रथम जो है चावल का साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखो चावल का साक्ष्य जो है ये कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोल्डिहवा जो कि यूपी में पड़ता है, कोल्डिहवा जो है ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पुरापाषाण युग के औजारों का मतलब रॉबर्ट ब्रूस यानी कि फुट ने सर्वप्रथम खोज की वर्ष जो है ये कब किया था, यानी कि कब किया था। देखो ये 1863 ईस्वी में किया था। कब किया था, ये जो 1863 ईस्वी में किया था। चलिए उसके बाद जो है प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन नगर यानी कि मोहनजोदड़ो था, ठीक है। और सिंह भाषा में इसका अर्थ होता है, और सिंह भाषा में इसका अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो सिंह भाषा में इसका अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, यह जो है मृतकों का टीला होता है। चलिए उसके बाद जो है कि इमाम गांव, क्या है, इमाम गांव भारत की सबसे बड़ी तांबा यानी कि मतलब क्या है पाषाणिक बस्ती थी। इसका संबंध जो है किस संस्कृति से, इसका संबंध जो है यह किस संस्कृति से है।
देखो इसका संबंध जो है ये जोड़वे संस्कृति से है। किससे है? यह जो है जोड़वे संस्कृति से है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, जोड़वे संस्कृति से है। चलिए उसके बाद जो प्रश्न है कि भीमबेटका से संबंधित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले भीमबेटका गुफा यानी कि पुरापाषाणिक अवसाईपुरा स्थल ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है क्या मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि इसकी खोज जो है 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि भीमबेटका को 1990 इनकी राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो कि घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है कि जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि सभी का सभी क्या है? सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि तिथि निर्धारण की विधि यानी कि कार्बन 14 की खोज जो है अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक यानी कि BF लीवी ने किस वर्ष किया था? किस वर्ष जो है किया था? यानी कि कार्बन 14 का खोज जो है किस वर्ष जो है किया था? कार्बन 14 का खोज जो है देखो 1946 में हुआ है। कब हुआ है? 1946 में जो है लीवी ने किया है। किसने किया है? लीवी ने 1946 ईस्वी में किया है। चलिए उसके बाद जो है कूट 1 को कूट 2 के साथ जो है मिलान करना है। मालवा, मालवा जो है ये किसके साथ चला जाएगा? तो मालवा जो है ये काला तथा लाल के साथ चला जाएगा। मालवा जो है ये काला तथा लाल के साथ जाएगा। बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है ये धूसर के साथ चला जाएगा। और जोखे, जोखे जो है ये किसके साथ जाएगा? तो ये लाल के साथ चला जाएगा। और पूर्वी नवपाषाण जो है ये चमकीला धूसर के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इसका मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 70 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो आपको चयन करना। एक बगल सूची 1, एक बगल सूची 2 और एक बगल जो है स्थल यानी कि उपस्थित दिया हुआ है और एक बगल जो स्थित नदी दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जो आपको क्या करना है? तो आपको मिलान करना है। तो मिलान जो है कि सुतका गेंडोर यानी कि बलूचिस्तान जो है ये दासक, दासक नदी ये बिल्कुल सत्य यानी कि सामने सामने हो जाएगा। मांदा कश्मीर जो है चिनाब नदी ये भी बिल्कुल सामने हो जाएगा। उसके बाद दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र, ये भी गोदावरी नदी ये बिल्कुल मतलब सामने सामने हो जाएगा। आलमगीरपुर मेरठ जो है ये हिंडन नदी ये सामने सामने हो जाएगा। देखो इससे आपको जो है भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ये नहीं समझिएगा कि आपको जो है सिर्फ यहाँ से मिलान ही पूछने वाला है, ऐसा बात नहीं है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सूतका गेंडोर यानी कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जैसे ये मांदा कश्मीर जो है किस नदी के किनारे है? तो ये चिनाब नदी के किनारे है। इसको भी इस तरीके से याद रखना है। तो टोटल का प्रश्न जो है अभी हम लोग जो है ये 70 प्रश्न जो है यानी कि किए हैं इनकी प्राचीन इतिहास का। और अपने 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो है आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो है आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।